हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे जस्ट इसमें शुरुआत हुई है। तो आज हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हम इसमें लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कूलाम के नियम के बारे में। मैंने जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, मैंने वहां पर भी आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया था। तो कूलाम का नियम मुझे यहाँ पे बताना है, साथ में उसका मैं सदिश निरूपण की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से देखें क्योंकि इस पर जो आपकी बोर्ड एग्जाम है 12th जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उसमें इसमें न्यूमेरिकल्स के आने की संभावना पूरी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले कूलाम का नियम होता क्या है। जो कूलाम है, कूलाम का जो नियम है पूरा वो है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम। और सबसे पहले यहाँ पर जब कूलाम के नियम की बात की तो कूलाम ने क्या बताया था, निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, सब कुछ मानो यहाँ पर हमारे पास क्या दो आवेश हैं, एक आवेश ये है और एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। तो एक आवेश को मान लेते हैं हम, कितना है यहाँ पर आवेश Q1 है, और दूसरा आवेश मान लेते हैं क्या है हमारा Q2 है। और दोनों जो है वो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर हैं। तो जो साइंटिस्ट है कूलाम, उन्होंने बताया क्या, दोनों आवेश माना दो आवेश Q1 में Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल मान लिया हमने कितना है आपका F है। जो F है वो समानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के। ये दोनों आवेश हो गए Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या हो गया, समानुपाती। तथा इनके बीच की दूरी जो है उसके क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे समीकरण 1 और ये हो गया हमें समीकरण नंबर 2। तो जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पर तो लेके चलते हैं समीकरण 1 व 2 से। जैसे समीकरण 1 और 2 से लेके चलते हैं तो यहाँ पे जो F है वो समानुपाती हो गया है Q1 Q2 अपॉन किसके, R स्क्वायर के। अब यहाँ पर जो F है, जो बल है आपका आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, अगर दोनों आवेश समान प्रकार के हैं, मतलब दोनों प्लस हैं, धनात्मक हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उस समय ये बल प्रतिकर्षण बल होगा। यदि एक प्लस और एक माइनस है, विपरीत प्रकार के आवेश हैं, उस समय ये बल कैसा होगा, आपका आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि दोनों आवेश गुणनफल के समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे हम समानुपाती हमेशा हटाते हैं कभी भी, तो वहां पर क्या आता है, हमेशा एक नियतांक आता है। और यहाँ पर नियतांक क्या है हमारा, एक के एक नियतांक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यही क्या है हमारा कूलाम का नियम है, जिसको बोलते हैं समीकरण नंबर 3 हमने यहाँ पे बोला। अब के क्या है, यहाँ पे एक समानुपाती, यहाँ पे जो के है वो क्या है, एक समानुपाती नियतांक होता है। ये आपका एक समानुपाती नियतांक है। अब इस समानुपाती नियतांक है, अब जो k है इसकी भी हमारी क्या वैल्यू फिक्स होती है, नियतांक है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और साथ में इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁹ और इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम मात्रा निकालें तो इसका मात्रा हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये है आपका, जो हमने लिखा है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ये है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात वो स्थान होता है जहां पर वायु नहीं होती, निर्वात की विद्युतशीलता। ये निर्वात की हो गई आपकी विद्युतशीलता। अब इसका भी मान हमारा क्या है, फिक्स है। इसका जो मान होता है, अगर हम इसके मान की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो कितना है आपका 8.85 × 10⁻⁻12 और यहाँ पर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। अब हमें क्या करना है, अगर हम k की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन कितना आपका R स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारी क्या आ गई वैल्यू, और यही हमारा कूलाम का नियम है। समीकरण 3 से भी हम निकाल सकते हैं, समीकरण 4 से भी हम बात कर सकते हैं कूलाम के नियम की। तो यहाँ पर अब मुझे अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूं कि यदि Q1 Q2 अगर दोनों जो आवेश हैं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और दोनों के आवेश कितना है, 1 कूलाम आवेश हैं, तब उनके मध्य जो बल होगा
तब यदि यहाँ पे मैंने बात की, यदि यहाँ पर मैं बात करूँ Q1 बराबर कितना हो जाए आपका Q2 और दोनों का मान कितने हो जाए 1 कूलम और R बराबर कितना हो जाए 1 मीटर हो जाए, तो उस कंडीशन में जैसे आप यहाँ पे रखोगे तो समीकरण 3 से अगर हम लेके चलें, समीकरण 3 से, तो उस कंडीशन में जो F है वो K के इक्वल हो जाएगा। F जो है यहाँ पे K के इक्वल हो जाएगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर जो मतलब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल है, वो जो एक नियतांक है, बल नियतांक जिसके बात कर रहे हैं, वो उसके क्या होगा इक्वल हो जाएगा। और उसका मान क्या होता है 9 गुना 10 की पावर 9। और जब यहाँ पे 9 गुना 10 की पावर 9 होगा तो उस कंडीशन में बल का मात्रक यहाँ पे काउंट होगा और उसको हम क्या कहेंगे न्यूटन। तो वो बल का मात्रक यहाँ पर हमारा काउंट होगा। अब जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, तो हमें जो K है ये, इसका हमें क्या चाहिए मात्रक हमने बाकायदा वैसे बता ही दिया है। क्या है आपका मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका। तो यहाँ पे मात्रक हमने बता दिया, हम इसकी क्या बात कर रहे हैं विमा की बात कर रहे हैं। तो हम इसकी विमा की बात करते हुए फिर चलेंगे हम इसके कूलम के नियम का सैद्धांतिक निरूपण की बात करेंगे। अब हम क्या लेके चलते हैं यहाँ पे जो समीकरण 3 है हमारी, हम इससे लेके चलते हैं विमा निकालने के लिए। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर K की वैल्यू को निकालता हूँ तो K क्या करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करते K और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका Q1 Q2, क्योंकि जिसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी इसके साथ ही है और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जाएगी, तो यहाँ पर हमारा K इक्वल कितना एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब यहाँ पर आप जानते हैं जो F क्या है आपका बल है, R क्या है यहाँ पे दूरी है और Q1 Q2 क्या होते हैं आपके आवेश होते हैं। तो इनकी वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या बात करते हैं यहाँ पे n की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर कितना -2, ये है आपकी बल की विमा। अब यहाँ पे क्या है R दूरी है, दूरी के लिए क्या लिखते हैं लेंथ और उसको हम विमा में कैपिटल L से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा L का स्क्वायर और यहाँ पर कितना आपका आवेश के लिए जो आवेश है, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला जानते हैं I बराबर कितना होता है Q अपॉन T, तो यहाँ से Q की वैल्यू Q बराबर कितना हो जाएगा आपका IC। अब यहाँ से अगर हम विमा निकालते हैं, हो सकता है थोड़ा सा हमारा कहीं फ्लैश पड़ रहा हो तो उसको आप चीज़ों को अगर एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप ध्यान देंगे तो वो चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी। तो n की पावर देखेंगे आप, n की पावर पूरे की 1, l की पावर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो l की पावर हमारी हो जाएगी 3। ऐसे t की पावर ऊपर कितनी है -2 और ये 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 है, मैंने Q के लिए लिख दिया था, तो Q1 Q2 है, यहाँ पे कितना होगा t का स्क्वायर होगा, ऊपर जाके पावर इसकी हो जाएगी -4 और ऐसे ही a की पावर भी कितनी हो जाएगी -2। तो ये क्या हो गई हमारी विमा हो गई किसकी कूलम K की विमा। अगर हम आपको एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट की विमा यहाँ पे m की पावर 1 l की पावर -1 m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 प्लस में और a की पावर प्लस में 2 हो जाएगी। तो हम एप्सिलॉन नॉट की विमा भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हमने जो बात की थी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे कूलम के नियम के सदिश निरूपण की, तो हम उस टॉपिक को लेके चल रहे हैं कूलम के नियम का सदिश निरूपण। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब हम बात करेंगे कूलम के नियम के सदिश निरूपण की, कूलम के नियम का सदिश निरूपण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है ये भी, सदिश निरूपण। ये हमारे जो वीडियोस हैं आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके अवेलेबल रहेंगे। आप सोम फिजिक्स क्लासेस पे आप जाके इनको देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कूलम के नियम की सदिश निरूपण की, तो मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, ये एक एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है और ये हमारा क्या है मूल बिंदु है। अब हमें क्या करना है, कूलम के नियम का जब सदिश निरूपण दिखाना है तो हमें यहाँ पर जो दो आवेश हैं वो बताने पड़ेंगे, दोनों आवेश प्लस हैं या दोनों आवेश माइनस हैं। तो सपोज मान के चलिए हमारे पास क्या है, ये एक आवेश यहाँ पे रखा है जो Q1 है और एक आवेश हमारा ये रखा है जो हमारा क्या है Q2, और जो दोनों हैं दोनों के अगर हम स्थिति सदिश लेते हैं मूल बिंदुओं के सापेक्ष, तो मान के चलते हैं इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आपकी R1 है और इसकी जो स्थिति सदिश है वो कितनी आपकी R2 है। अब अगर दोनों आवेश, मैं मान के चल रहा हूँ दोनों आवेश कैसे Q1 Q2 दोनों प्लस है, तो प्लस से दोनों क्या करेंगे दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या लगेगा बल लगेगा ऐसे और ये इधर की ओर। अगर हम इस पर यहाँ पर Q2 पे बल देखते हैं तो Q2 पर जो बल लग रहा है वो
F2 लग रहा है, किस पे कारण लग रहा है, 1 के कारण, तो इसकी दिशा हम बाहर की ओर ऐसे रखेंगे क्योंकि आवेश Q2 पर लग रहा है Q1 के कारण। और ऐसे ही यहाँ पर जब बल देखेंगे तो यहाँ पे F12, यहाँ पर आवेश Q1 पर बल लग रहा है किसके कारण, Q2 के कारण। अगर आप यहाँ पर, मैं ये सपोज करूँ मेरे पास दो आवेश है, एक डस्टर है और एक मार्कर है, तो दो आवेश हैं, अगर ये दोनों समान प्रकार के हैं तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे। बिल्कुल आप इस तरह से एग्जांपल आप दिमाग में यूज कर सकते हैं, जैसे एक आपके पास मैग्नेट होती है, अगर मैग्नेट के नॉर्थ और नॉर्थ पोल को आप नजदीक लाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और यदि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा तो दोनों एक दूसरे को नजदीक लाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें यदि आपके पास सिर्फ एक ही मैग्नेट है तो क्या ये आकर्षित प्रतिकर्षित होगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इस पर जो आवेश लगना है वो क्या है, दूसरे जो दूसरी चुंबक होगी उसके कारण लगेगा, क्योंकि वो आकर्षित या प्रतिकर्षित उसके कारण होगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश भी बिल्कुल सेम क्या है, उसी के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अब मैंने क्या है, अगर मैं यहाँ से Q1 से Q2 की ओर जाता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा होगा, मैं इसको R21 से, अगर मैं यहाँ से इधर की ओर जाता हूँ तो ये इसको R12। अब आप जानते हैं यहाँ पर हमने एक 11th क्लास में जो पढ़ा है, त्रिभुज के नियम पढ़े हुए हैं, जो फैक्टर्स को जोड़ने के नियम पढ़े हमने, त्रिभुज का नियम, समतल चतुर्भुज का नियम हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है, और वहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने पढ़े हैं, तो उसी को हम फॉलो करते हुए अगर हम यहाँ पे देखें, जो R2 है यहाँ पर, ये R2, अगर हम इधर से इधर की ओर जाते हैं तो R2 क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट है, और जो रिजल्टेंट होता है वो बाकी दोनों त्रिभुज के योग के बराबर होता है, जो दोनों दिशा के परिणामी। तो यहाँ पे R1 और यहाँ पे कितना R21 का वेक्टर, अगर हम इधर से इधर की ओर जा रहे हैं। अब क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया भी बकायदा, क्योंकि हम इसमें क्या काउंट करते हैं, पहले का क्या है, पहले का हेड और दूसरे का हेड है, तो पहले के टेल और दूसरे के हेड को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी परिणामी होती है, रिजल्टेंट होती है। तो यहाँ पर अब मुझे यहाँ पे R21 की वैल्यू निकालनी है, तो R21 को जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिमिलरली अगर हम लिखते हैं तो R12 की अगर बात करेंगे तो वो क्या अपना कितना हो जाएगा, R1 माइनस आपका वो यहाँ पे R2 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, मुझे क्या देखना है, आवेश Q2 पर बल देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, आवेश, क्या लिखते हैं यहाँ पे, आवेश Q2 पर, आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल। यहां पर ध्यान रखना है, अगर फ्लैश कहीं पड़ रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो बल है वो कितना है आपका, F21 है, यहाँ पर देखें F21 है, तो यहाँ पे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे आवेश कितने हैं हमारे, Q1 Q2 कूलॉम के नियम से, और यहाँ पर R21 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो ये हमारा जो अभी बना है, आप ये देखिए ये क्या परिमाण है, यहाँ पे इस पे दिशा नहीं है, तो इसकी दिशा हमारी क्या है, F21 की दिशा है, और F21 की दिशा को हम किससे, R21 कैप से हम दर्शाएंगे। अब आप जानते हैं, हमने पढ़ा है 11th में, जो R कैप होता है वो वेक्टर R अपॉन वेक्टर R का क्या है, मोड़ लेके चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, अगर R21 है तो यहाँ पे 21, और यहाँ पे भी कितना आपका 21 हो जाएगा। इसकी वैल्यू को उठा के जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, F21 आ जाएगा, वेक्टर ध्यान रखना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R21। अब देखिए यहाँ पर जैसी वैल्यू रखनी है, ऊपर R21 का क्या आ गया, यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, और नीचे क्या होगा, R21 का कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दो पहले से एक और आएगा, 3 हो जाएंगे यहाँ पे क्यूब। अब यहाँ पर आने के बाद आप जानते हैं जो R21 की वैल्यू है वो क्या है, R2 माइनस R1 है, तो उस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे F21 जो है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे R21 माइनस यहाँ पे आपका R1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर R2 माइनस कितना आपका R1, ये हमारा आ जाएगा, और इसको बोलते हैं हमने इक्वेशन नंबर कितना, 3। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने निकाला आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाले बल को हमने फाइंड आउट किया है। अब हमें क्या निकालना है, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर कितना बल लग रहा है, तो उसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल,
लगने वाले बल की हम यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे F12 हो जाएगा बल, और यहाँ पर पहले की तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q1 Q2, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा R12 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे R12 की यूनिट कैप हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम क्या जा रहे हैं F12 की ओर जा रहे हैं। अब ऐसे सिमिलरली हम इनकी जैसे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ पे Q1 Q2, और यहाँ पर जो R1 है यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ऐसे ही R1 माइनस R2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका क्यूब, और यहाँ पे ऐसे ही R1 माइनस R2 आ जाएगा। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 4। अब हमें करना क्या है, आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ फैक्टर्स के अंदर मोड में होती है तो आप वो चीज़ें आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मोड के अंदर कोई भी चीज़ है, चाहे इसकी हम बात करें चाहे इसकी बात करें, चाहे 4 - 2 लिखा है, चाहे 2 - 4 लिखा हुआ है, हम दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो दोनों क्या रहनी है, इक्वल रहनी है। इसमें से मतलब आप कोई भी चीज़ आप इधर रखें चाहे इधर रखें, लेकिन बाहर निकालोगे तो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आता है समीकरण किससे 3 से लेके चल रहे हैं, आता है समीकरण 4 से। तो समीकरण जब 4 से हम लेके चलते हैं तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे F12 जो है इसकी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखिए जो R1 माइनस R2 उसके लिए क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका R2 माइनस R1 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे भी अगर मैं R2 माइनस R1 लिखता हूँ तो मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है जो ब्रैकेट है वो मोड वाला नहीं है, और जो मोड वाला नहीं है तो उसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन इसको अगर मुझे इस तरह से लिखना है तो मैंने क्या लेना पड़ेगा, बाहर माइनस कोमा लेना पड़ेगा। अब ये जो समीकरण हमारे बन के आई है 5, अब इसकी तुलना कर देंगे हम यहाँ पे समीकरण 3 के साथ में, समीकरण 3 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 5 की तुलना करने पर जैसे हम 3 और 5 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कैसे हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। 3 और 5 की बात देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी वैल्यू का आप जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे F12 जो है वो माइनस को अगर हटा दें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, F21 की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू F21 की है। इससे यहाँ पे क्लियर होता है कि समीकरण 1 2 से जो F12 की जो वैल्यू है वो इक्वल है माइनस किसके, F21 के। अब इससे यहाँ पे क्लियर होता है जो कूलाम के नियम से हम क्या करना है, ये जो F12 है इसका मतलब दोनों जो बल है परिमाण में, दोनों कैसे परिमाण में समान परंतु दिशा कैसे एक दूसरे के विपरीत है। अब जब दिशा विपरीत होती है तो यहाँ पर हमारे क्या न्यूटन की गति का तृतीय नियम को भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कूलाम का सदिश निरूपण की सहायता से हमने जो गति के तृतीय नियम का भी हमने फॉलो कर दिया है। गति का तृतीय नियम जो है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, तो उसको भी हमने प्रूफ कर दिया है। तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है और इस पर आप अपने जो बुक्स में है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसमें कह देंगे कि सपोज 2 आवेश हैं, एक आवेश का 5 × 10⁻⁻10 कूलाम है, एक का इतना कूलाम है, और दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हैं तो उनके मध्य कितना बल लगेगा, उसकी दिशा क्या होगी। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आज के लिए हमारा क्या है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगली बार हम उसमें बहुल आवर्तक सिद्धांत और विद्युत क्षेत्र हम बात करेंगे, और उसी के स्टेप को हम आगे बढ़ाते हुए उसमें गाउस के नियम की ओर इसमें हम चलेंगे। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।